मूवी की स्टार्टिंग में हमें डेविड नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि ड्रग की डीलिंग करने आया होता है, पर जो कि डेविड सुधरना चाहता था। इस वजह से वो अपने बॉस से इस काम को दोबारा करने से मना करता है, पर डेविड के इस फैसले की वजह से डेविड का बॉस उससे खुश नहीं होता और वो उसे ड्रग के पैसे देने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। अपना पैसा ना मिलने की वजह से डेविड उस ड्रग के बैग को लेकर के वहाँ से भागने लगता है, जिस वजह से डेविड और उसके बॉस में झड़प स्टार्ट हो जाती है, जिसमें गलती से डेविड के हाथों से उसके बॉस की डेथ हो जाती है और इतने पे ही वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को मौके पर देख करके डेविड अपनी जान बचा करके भागना स्टार्ट कर देता है और भागते भागते उस पुलिस स्टेशन के पास जा पहुंचता है जहां अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। और वहीं डेविड ये देखता है कि विजय सालगांवकर पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ दफन कर रहा है, पर जो कि डेविड के पीछे पुलिस पड़ी होती है। इस वजह से डेविड उस चीज पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने घर जा पहुंचता है ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ इस जगह को छोड़ करके हमेशा के लिए भाग सके। पर इतने पे ही पुलिस वहाँ आ जाती है और डेविड को पकड़ करके अपने साथ लेते जाती है। और अब हमें 7 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां अब विजय केबल ऑपरेटर के साथ ही साथ एक सिनेमा हॉल का मालिक भी होता है। और जैसा कि हम सभी को ये फर्स्ट पार्ट में से ही पता था कि विजय को फिल्मों का बहुत ज्यादा शौक था, इस वजह से वो अभी एक फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहा होता है। और तभी एक दिन विजय सोकर उठता है तो देखता है कि उसके पड़ोस में रह रहे जेनी को उसका पति दारू पीकर मार रहा होता है। इस पर विजय वहाँ जाकर के जेनी को समझाता है कि वो अपने पति की कंप्लेन पुलिस स्टेशन में कर दे ताकि वो उसे पीकर मारना पीटना बंद कर दे। और तभी एक दिन जब विजय अपने ऑफिस में होता है कि इतने पे ही उसे मिलने वहाँ महेश देशमुख आ जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अब तो उसे बता दे कि उसने उसके बेटे को कहाँ दफनाया है ताकि वो कम से कम अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सके। पर विजय उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। विजय से मिलने के बाद महेश वापस अपनी बीवी के पास जा पहुंचता है जहां हम देख पाते हैं कि आज भी मीरा अपने बेटे को भुला नहीं पाई है और ऊपर से वो अब भी विजय और उसके पूरे परिवार से उतनी ही ज्यादा नफरत करती है जितना वो पहले उनसे किया करती थी। और इधर विजय फिल्म राइटर मुराद से मिलने जा पहुंचता है ताकि वो अपनी फिल्म की एंडिंग डिस्कस कर सके, ताकि एंडिंग फाइनल होने के बाद वो फिल्म बनाना स्टार्ट कर सके। और इन्हीं सब के बीच में हमें विजय को कई लोगों से मिलते दिखाया जाता है, जिसमें एक शमशान घाट का केयर टेकर भी होता है तो वहीं दूसरा फॉरेंसिक ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड। और तभी एक रात जब विजय काम से बाहर होता है तब नन्नी अपनी बेटियों के साथ पूरे घर में अकेले रहने की डर से वो अपने पड़ोस में रह रही जेनी को रात भर के लिए अपने घर पर बुला लेती है। और यहीं पे हम देख पाते हैं कि जेनी नन्नी से अंजू और मीरा देशमुख के लड़के के रिश्ते के बारे में पूछती है और नन्नी के मुंह से सारी सच जानने की कोशिश करती है, पर नन्नी उसे कुछ नहीं बताती। और तभी डेविड अपनी सजा काट करके जेल से वापस अपने घर आ जाता है जहां वो अपनी घर की स्थिति देख करके उसे ठीक करने के लिए वो बाहर जाकर के नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और नौकरी ढूंढते ढूंढते वो विजय के पास जा पहुंचता है जहां विजय उसे अगले हफ्ते आकर के उससे मिलने को बोलता है। और फिर एक शाम जब विजय घर पर नहीं होता है तब एक बार फिर जेनी नन्नी से अंजू और मीरा देशमुख के बेटे के बारे में पूछती है, पर इस बार नन्नी उसे ये बता देती है कि विजय ने बॉडी सेकंड डे ही शिफ्ट कर दी थी, पर कहाँ करी ये किसी को भी नहीं पता। और इधर पुलिस स्टेशन में नया आईजी तरुण अहलावत के आने की वजह से एक बार फिर विजय सालगांवकर का केस रीओपन हो जाता है, क्योंकि मीरा और तरुण ट्रेनिंग के टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे। और मीरा के कहने पर ही तरुण एक बार फिर से विजय सालगांवकर का केस रीओपन करता है। और यहीं पे हमें विजय के पड़ोसी जेनी और उसके पति को भी दिखाया जाता है जो कि एक शैडो पुलिस होते हैं। और मीरा के कहने पर ही वो पिछले कुछ सालों से विजय के पड़ोसी बनकर के उन पर निगरानी रख रहे होते हैं। और यहीं जेनी उन्हें वो रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जहाँ नन्नी उसे ये बता रही होती है कि विजय ने बॉडी अगले दिन ही शिफ्ट कर दी थी। और अब जो कि इस बात से ये साबित हो चुका था कि विजय ही गुनहगार है, इस वजह से वो इस बार विजय और उसकी पूरी फैमिली पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का सोचते हैं ताकि वो इस बार अपनी गुनाह कबूल कर सकें। और इसके बाद पूरी पुलिस फोर्स लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है कि कहीं उन्होंने 2014 में 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को विजय को कहीं देखा तो नहीं था। पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिलती, पर उन्हें लीड तब मिलती है जब विजय का पड़ोसी उनसे बताता है कि उसने 3 अक्टूबर की सुबह उसने विजय को करीब 3 साढ़े 3 बजे अपने घर आते देखा था। इस लीड के मिलने की वजह से आईजी तरुण ये एस्टिमेट लगाता है कि विजय ने 45 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही बॉडी दफनाई होगी। इतना सब जानने के बाद आईजी तरुण विजय के घर जा पहुंचता है ताकि वो विजय से मिल सके, पर विजय के घर ना होने की वजह से वो नन्नी और उसके बच्चों से ही मिलने का सोचता है। और बातों ही बातों में वो नन्नी को ये हिंट दे देता है कि बहुत जल्द विजय अपने गुनाहों की वजह से सलाखों के पीछे होगा। तरुण के वहाँ से जाते ही नन्नी फोन करके विजय को घर पर बुला लेती है और उससे अपनी तसल्ली के लिए ये पूछती है कि आखिरकार उसने बॉडी कहाँ दफनाई है। पर विजय एक बार फिर नन्नी को बताने से मना कर देता है। और यही हम ये भी देखते हैं कि जेनी और उसका पति ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। और तभी एक दिन डेविड को शहर में काम मिल जाने की वजह से वो उस जगह से जा रहा होता है कि इतने में ही
वो लोगों को ये बात करते हुए सुनता है कि जो कोई भी पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन देगा कि 2014 में विजय 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर की रात कहाँ था, पुलिस उसे 5 लाख रुपए का इनाम देगी। ये सुनते ही डेविड पुलिस के पास जा पहुंचता है और उनसे 5 के बजाय 25 लाख रुपए की मांग करता है, जिस पर मीरा मान जाती है। पैसे मिल जाने के बाद डेविड तरुण से यह बताता है कि वो अभी जिस जगह खड़ा है उसी जगह विजय ने बॉडी दफनाई है। ये सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं सोचा था। और अब डेविड की बात मान करके पुलिस उस जगह की खुदाई करना स्टार्ट कर देती है। और जब ये बात विजय को पता लगती है तब उसका डर हकीकत में बदल जाता है। और इधर खुदाई करने के बाद फॉरेंसिक टीम को कुछ अवशेष भी मिलते हैं, जिन्हें टेस्टिंग के लिए वो लैब में भेज देते हैं। और इधर विजय की फैमिली से पूछताछ करने के लिए वापस से उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहाँ जब नन्ही यह देखती है कि जेनी एक पुलिस वाली है तो इस पर उसका दिल एकदम टूट जाता है। पर एक बार फिर विजय तरुण के सामने अपनी गुनाह स्वीकार नहीं करता, जिस पर तरुण उसे लेकर के इंट्रोगेशन रूम में जा पहुंचता है ताकि वो विजय का कन्फेशन रिकॉर्ड कर सके। पर विजय वहाँ भी यही बोलता है कि वो बेकसूर है। ये सुनते ही मीरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और विजय की फैमिली को डराना धमकाना और मारना स्टार्ट कर देती है। ये देख करके विजय अंदर से एकदम टूट जाता है और सब कुछ ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाता है, जहाँ वो ये बताता है कि उसने ही मीरा के बेटे को मारा है। कन्फेशन मिल जाने के बाद जब पुलिस वाले विजय को लेकर के कोर्ट जा रहे होते हैं कि तभी इधर तरुण और मीरा से मिलने राइटर मुराद वहाँ आ जाता है और उनसे यह बताता है कि 2016 में विजय उससे मिलने आया था और तब वो ये प्रस्ताव लेकर के आया था कि मैं उसकी मूवी के लिए स्टोरी लिखूं, पर स्टोरी की एंडिंग ना मुझे और ना ही उसे पसंद थी। इस वजह से हमने कई सारी एंडिंग सोची और तब जाकर के एक एंडिंग फाइनल हुई। इस पर तरुण उन्हें जल्दी कहानी सुनाने को बोलता है, क्योंकि उसे कोर्ट के लिए भी निकलना होता है। इसके बाद मुराद उन सभी को विजय की फिल्म की स्टोरी सुनाता है, जहाँ एक लड़का अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। पर एक दिन जब वो अपने फ्रेंड सबके साथ पार्टी कर रहा था कि इतने में उसकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर के लड़के से लड़ाई हो गई, जिस वजह से उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर का लड़का उससे बदला लेने के लिए उससे मारने उसके घर आ पहुंचा, पर गलती से वो खुद मारा गया। और जब ये बात उसकी माँ बाप को पता चली तब उसके पापा ये सोच करके कि अगर ये बात पुलिस को पता चलेगी तो उसकी लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस वजह से उसने देर रात उस लड़के की बॉडी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दफन कर दी। ये सुन करके तरुण मुराद जी से यह बोलता है कि इसका मतलब विजय खुद अपनी ही लाइफ पे मूवी बना रहा था। इस पर मुराद उन सभी से यह बताता है कि विजय ने कॉपीराइट की इशू की वजह से उसने इस स्टोरी के कुछ बुक्स भी मेरे नाम पे पब्लिश करवा रखी है। और तभी इधर कोर्ट में विजय की वकील जज साहब से यह बताती है कि पुलिस ने डरा धमका करके विजय से वो कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया है और जो कहानी वो सुना करके विजय को पकड़ रहे हैं, दरअसल ये कहानी दृश्यम नाम के बुक से चुराई हुई है। और वहीं इधर मीरा मुराद जी से यह पूछती है कि आपने बताया था कि आप मूवी की एंडिंग की वजह से खुश नहीं थे, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो एंडिंग क्या है। इस पर मुराद उनसे यह बताता है कि एक दिन विजय मेरे घर आकर के मुझसे यह पूछता है कि अगर कभी पुलिस को वो बॉडी हाथ लग जाती है तो उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा। इस पर मैं अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे सारी जानकारी दे दी। और तभी इधर कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट आ जाती है, जहाँ डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक जो बॉडी मिली है वो मीरा देशमुख के बेटे की है ही नहीं। ये सुन करके डिफेंस लॉयर और सभी एकदम शॉक हो जाते हैं। तो वहीं इधर मुराद उन सभी को वो एंडिंग बताता है, जहाँ हीरो शमशान घाट के केयर टेकर से जान पहचान बढ़ाता है और उसकी हर संभव मदद करता है ताकि समय आने पर वो उसकी मदद कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ हीरो फॉरेंसिक टीम के सिक्योरिटी गार्ड से भी दोस्ती कर लेता है, ये कह करके कि वो उसे अपनी फिल्म में हीरो बनाएगा। और इसके बाद वो शमशान घाट के केयर टेकर से एक ऐसी बॉडी की रिमेन्स बाहर निकलवा लेता है जिसकी उम्र 15 से 20 साल की हो और मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई हो। और वो उस रिमेन्स को सिक्योरिटी गार्ड के ना रहने पर उससे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आई रिमेन्स से एक्सचेंज कर देता है। ये स्टोरी सुनने के बाद मीरा और तरुण दोनों अंदर से एकदम हिल जाते हैं। तो वहीं कोर्ट में विजय बाइज्जत बली हो जाता है केस एक बार फिर हार जाने की वजह से। जब महेश और मीरा वापस लंदन जाने के लिए निकलते हैं कि तभी उन्हें घर के बाहर एक कलश में उनके बेटे की कुछ रिमेन्स पड़ी मिलती हैं और इसके बाद वो उस रिमेन्स की बदौलत अपने बेटे की अंतिम संस्कार कर देते हैं। और उन्हें ये सब करता विजय दूर खड़ा होकर के देख रहा होता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी दृश्यम 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी दृश्यम 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।